जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं जो फ्रेजल वर्ब आपको बताने जा रहा हूँ ये है ब्लो के ऊपर। वर्ड फ्रेजल वर्ब वो है ब्लो अवे। ब्लो अवे का मतलब जान से मारना होता है। हालांकि ब्लो अवे का मतलब किसी को प्रभावित करना भी होता है, और ब्लो अवे का मतलब ये भी होता है कि आप किसी एक प्रतिद्वंदी से बहुत बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, प्रतिस्पर्धा में उससे बहुत आगे निकल जाते हैं। ब्लो अवे का मतलब जो लेक्सिकल मीनिंग हुआ, सरफेस मीनिंग पे बात करें तो ब्लो का मतलब फूकना होता है। ब्लो अवे मतलब फूक के कोई चीज को दूर करना, यानी हवा के प्रेशर से कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या हो जाना, उसके लिए भी ब्लो अवे का यूज होता है। यानी एक फ्रेजल वर्ब के कई मीनिंग है, तो हर एक पे मैं एक एक वाक्य दे रहा हूँ। जैसे ब्लो अवे का मतलब किल करना है, इसको दूसरे फॉर्म में बदलना है तो ब्लो, ब्लीव, ब्लोन जैसे आप लिखते हैं। ब्लो हवा से फूकना, सेकेंड फॉर्म होता है ब्लीव, थर्ड ब्लोन, और फोर्थ आईएनजी लगाएंगे, फिफ्थ ब्लोज। तो एक वर्ब की तरह यूज करेंगे। और ये तो आपको पता ही है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो नाउन हो तो दोनों फ्रेजल वर्ब के बीच में भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो, हिम, हर, देम, इट, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, ये सब, तो आपको फ्रेजल वर्ब के बीच में रखना है इन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए, मैंने डकैत को बंदूक से मारा था। इसमें को हटा दिए, मैंने डकैत को बंदूक से मारा था। इसका बताइए। तो पास्ट में है तो पास्ट में सेकेंड फॉर्म होगा आई ब्ल्यू अवे द रॉबर विद अ गन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई ब्ल्यू द रॉबर अवे विद अ गन। क्योंकि द रॉबर यहाँ पे नाउन है तो इसको बीच में भी रख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब के बाद में रख सकते हैं। टेंस हमने बिल्कुल सही रखा है। आ रही है बात समझ में? चलिए, ब्लो अवे का और क्या मीनिंग होता है देखिए। ब्लो अवे का दूसरा जो मीनिंग होता है वो ये भी होता है कि एक स्पर्धी से, मतलब एक जो कॉम्पिटिटर है उससे दूसरा कॉम्पिटिटर बहुत आगे निकल चुका है। ब्लो अवे का मतलब होता है अपने प्रतिद्वंदी से काफी आगे निकल जाना। यह गीत, एक साल में बहुत सारे गीत रिलीज होते हैं, तो उन सारे गीत में यह गीत सभी गीतों से हरा के उनको काफी आगे निकल चुका है। तो कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, हरा चुका है, काम हो चुका है रिसेंटली। तो दिस सॉन्ग हैज ब्लोन अवे ऑल अदर सॉन्ग्स ऑफ दिस ईयर। सही है, तो इसका हो जाएगा दिस सॉन्ग हैज ब्लोन अवे ऑल अदर सॉन्ग्स ऑफ दिस ईयर। अब ब्लो अवे का एक और मतलब होता है, ब्लो अवे का मतलब होता है कि किसी फोर्स की वजह से किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या ब्लो अवे का मतलब अत्यधिक प्रभावित करना। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है, आपका इस खेल में जो प्रदर्शन है वो सभी लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया है, एकदम ब्लो अवे किया है, बिल्कुल ही अलग दुनिया में लेके गया है। आपने उस पर बिल्कुल शानदार छाप छोड़ा है उनके मन पे, उनके दिलों पे। तो इसका क्या हो जाएगा? योर परफॉर्मेंस, यही सब्जेक्ट है। कौन प्रभावित किया है? आपका परफॉर्मेंस। योर परफॉर्मेंस इन द गेम हैज ब्लोन एवरीबडी अवे। एवरीबडी प्रोनाउन है तो ब्लो अवे के बीच में आना चाहिए। योर परफॉर्मेंस इन द गेम ब्ल्यू एवरीबडी अवे, ये पास्ट में हमने लिखा है क्योंकि किया था, पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए, सही बना है। अगला जो है ब्लो अवे का एक और मीनिंग होता है कि किसी हवा के द्वारा, यानी विंड के द्वारा कोई भी चीज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे पहुंचा देना, ले जाना या हो जाना। तो इसके लिए मैंने एक वाक्य लिखा है, सारे कागज तूफान में उड़ गए हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑल द पीसेस ऑफ पेपर उड़ गए हैं, हैव ब्लोन अवे। सही है, तो इसका सही हो जाएगा ऑल द पीसेस ऑफ पेपर हैव ब्लोन अवे इन द स्टॉर्म। अब अगला जो फ्रेजल वर्ब आ रहा है दोस्तों वो है ब्लो डाउन। ब्लो डाउन का मतलब भी होता है विंड के द्वारा किसी चीज को नीचे गिरा देना। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह तूफान इस पेड़ को गिरा देगा। ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स दैट, या इट साउंड्स दैट दिस स्टॉर्म, यही हमारा सब्जेक्ट है। कौन गिरा देगा? तो स्टॉर्म। दिस स्टॉर्म विल ब्लो डाउन। ब्लो डाउन का मतलब फेल, फॉल का मतलब गिरना, फेल मतलब गिराना, FELL। फेल का मतलब गिराना होता है, फॉल मतलब गिरना होता है। तो हमने यहाँ फ्रेजल वर्ब लिखना है, दिस इट सीम्स दैट दिस स्टॉर्म विल ब्लो डाउन दिस ट्री, या ब्लो दिस ट्री डाउन।
दोनों हो सकता था। सही है दोस्तों। अगला वाक्य जो है ब्लो इन का मतलब होता है अचानक प्रवेश करना, मतलब अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आप किसी का उम्मीद नहीं कर रहे हैं और अचानक वो कहीं पे प्रवेश करता है, जो इनक्लोज्ड एरिया है, इनक्लोज प्लेस है, इनक्लोज लोकेशन के अंदर में आना। तो यहाँ पे जो मैंने वाक्य को लिख के इसको समझाया है कि कुछ प्रदर्शनकारी सम प्रोटेस्टर्स नारा लगाते हुए हॉल में प्रवेश किए थे, पास्ट में है। सम प्रोटेस्टर्स ब्लीव इन टू द हॉल, सम प्रोटेस्टर्स ब्लीव इन टू द हॉल वाइल शाउटिंग स्लोगन्स, या ऐसे भी कर सकते हैं सम प्रोटेस्टर्स शाउटिंग स्लोगन्स ब्लीव इनटू द हॉल, सम प्रोटेस्टर्स शाउटिंग स्लोगन्स ब्लीव इनटू द हॉल। मुझे लग रहा है कि आज का प्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले फ्रेजल वर्ब का मीनिंग रखा है, उसके बाद हिंदी सेंटेंस, उसके बाद इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेशन लिखा है उसका। ये जो प्रेजेंटेशन है आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। अगला जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ का मतलब होता है इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। तो इसको मैंने वाक्य में प्रयोग किया है, हम लोगों को अपने कर्तव्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इग्नोर तो पता ही है, ब्लो ऑफ का भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। वी शुड नॉट ब्लो ऑफ आवर ड्यूटी, वी शुड नॉट ब्लो ऑफ आवर ड्यूटी, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य को। अगला जो फ्रेजल वर्ब आपके सामने मैं दे रहा हूं, ब्लो ऑफ का एक मीनिंग फार्ट करना भी होता है, समझ गए। तो इसके लिए आप प्रयोग करेंगे ही ब्लीव ऑफ इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। तो ये भी एक मीनिंग है, इग्नोर करना और फार्ट करना। अगला जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मार के कोई मोमबत्ती, दीपक या दिया को बुझाना होता है। तो इसके लिए मैंने जो वाक्य यूज किया है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने सारे मोमबत्तियों को बुझाया है। आई डू रिमेम्बर, आई डू रिमेम्बर मतलब जोर देके कह रहे हैं, आई डू रिमेम्बर दैट आई हैव ब्लोन आउट ऑल द कैंडल्स, या ब्लोन ऑल द कैंडल्स आउट। दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आई डू रिमेम्बर दैट आई हैव ब्लोन आउट ऑल द कैंडल्स, ठीक है। ब्लो आउट का जो अगला मीनिंग इसका एक और है कि किसी अपने प्रतिद्वंदी को बुरी तरीके से हराना है। जैसे ब्लो अवे था, अपने प्रतिद्वंदी से बहुत आगे, कोसों आगे निकल जाना। ब्लो आउट का मतलब है एकदम निर्णायक रूप से बुरी तरह से उसे हराना। इसको मैंने प्रयोग किया है एक वाक्य में, मेरी टीम बहुत आसानी से आपकी टीम को हरा देगी। यानी कि माई टीम सब्जेक्ट हुआ डूअर, माई टीम विल ब्लो आउट योर टीम वेरी इजली, माई टीम विल ब्लो आउट योर टीम वेरी इजली, ठीक है। अगला जो फ्रेजल वर्ब मैं आपको दे रहा हूं ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है जैसे पास ओवर हो जाता है, गुजर जाना, पास अवे मतलब मर गए। तो वैसे ही ब्लो ओवर होता है कि कोई दुख का घड़ी किसी के जीवन में आया, लेकिन ज्यादा नुकसान किए बगैर वो गुजर गया, बिना क्षति पहुंचाए। तो इसको मैंने प्रयोग किया है, मेरे सारे बुरे दिन अब जा चुके हैं, यानी कि ब्लो ओवर हो चुका है। ऑल माई बैड डेज हैव गॉन अवे, या आप लिख सकते हैं हैव ब्लोन ओवर। ऑल माई बैड डेज हैव गॉन ओवर या ब्लोन ओवर, दोनों लिख सकते हैं। गॉन ओवर यहाँ मैंने लिखा है, आप चाहें तो ब्लोन ओवर भी लिख सकते हैं, या पास ओवर भी लिख सकते हैं, पास्ड ओवर, गुजर गए, सही है, या गो ओवर, तीनों तरह से इसको बना सकते हैं। ब्लो थ्रू का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपका बचत किया हुआ धन है, या कोई भी लॉटरी में जीता हुआ इनाम है, कोई भी ऐसा चीज जो है जो आपने संग्रह करके रखा है और बहुत तेजी से आपने खत्म कर दिया कभी किसी लाइफ के ऐसे पॉइंट पे, तो उसको कहते हैं कि ब्लो थ्रू कर दिया है, मतलब बहुत कम समय में आप चीजों को समाप्त कर दिए, कंज्यूम कर गए। तो इसको मैंने प्रयोग किया है, वह कुछ ही महीने में अपनी सारी बचत तेजी से खत्म कर दिया था, सही है। तो यहाँ पे आप ब्लो थ्रू का यूज कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग करेंगे ही ब्लू थ्रू ऑल ही सेविंग्स, सेविंग्स सेविंग नहीं लिखना है, सेविंग्स मतलब बचत किया हुआ धन, ओनली इन अ फ्यू मंथ्स, सही है। ही ब्लू थ्रू यानी कि ही स्क्वेंडर्ड ऑल ही सेविंग्स ओनली इन अ फ्यू मंथ्स। स्क्वेंडर्ड का मतलब ही तेजी से खत्म करना होता है, बर्बाद करना होता है।
ब्लो अप का मतलब एक्सप्लोड करना होता है, विस्फोट करना होता है, विस्फोट होना होता है। पहले भारत में लगातार बम विस्फोट होता रहता था अर्लियर, तो इसका आप लिख सकते हैं अर्लियर बॉम्ब्स केप्ट ब्लोइंग कंटिन्यूली। कंटिन्यूली मतलब लगातार छोटे छोटे अंतराल पे इन इंडिया, और कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं तो एट ए स्टेज हो जाएगा, बिना रुके, ये रुक रुक के होता है लगातार। अर्लियर बॉम्ब्स केप्ट ब्लोइंग कंटिन्यूली इन इंडिया। एक फ्रेजल वर्ब ब्लो के ऊपर मैं जो दे रहा हूं, ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब सिर्फ एक्सप्लोड करना ही नहीं होता है, ब्लो अप का मतलब हवा भरना होता है, जिसको इन्फ्लेट भी कहते हैं। जैसे मुझे चारों टायरों में हवा भरवाना है, मैं चारों टायरों में हवा भरना चाहता हूं, तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। दोस्तों ब्लो अप का मतलब हवा भरना होता है और ब्लो अप का मतलब विस्फोट करना, दो मीनिंग होता है। तो एक हवा भरने के लिए इसका उदाहरण लीजिए, ब्लो अप का मतलब इन्फ्लेट करना। मैं चारों टायरों में हवा भरना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ब्लो अप ऑल द 4 टायर्स। आई वॉन्ट टू ब्लो अप ऑल द 4 टायर्स। तो इस तरह से फ्रेजल वर्ब ब्लो के बारे में मैंने बताया है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहिए। यानी कि ये जो वर्ब है कॉल, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कॉल है, तो कॉल एट के बाद ऑब्जेक्ट हो या कॉल एट के बीच में ऑब्जेक्ट हो, ये एक सवाल बच्चों के मन में हमेशा रहता है। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तब तो वहाँ चिंता करने की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तब आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि अगर ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, अगर नाउन है तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी वर्ब के बाद में भी रख सकते हैं, या फिर प्रीपोजिशन या एडवर्ब। देखिए यहाँ एट है प्रीपोजिशन, आउट जो है एडवर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब के बाद में भी आ सकता है ऑब्जेक्ट, या वर्ब और प्रीपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब के बीच में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता है। तो दोनों तरह से मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे देखिए कहीं पे लगा हुआ है कॉल के साथ एट है, कहीं पे कॉल के साथ आउट है, आउट जो एडवर्ब है, अवे है, अवे हमारा एडवर्ब है, बैक है, ये हमने बैक एक एडवर्ब के रूप में यूज किया है, कॉल फॉर प्रीपोजिशन है, अप जो है हमारा एडवर्ब है, डाउन जो है एडवर्ब है, कॉल ऑफ है प्रीपोजिशन है, कॉल आफ्टर है एडवर्ब है, कॉल आउट है ये हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों में से कोई भी हम यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ, और ये दोनों मिलके बन जाता है एक वर्ब, और इसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। दोस्तों पहला वाक्य है मेट्रो ट्रेन जीटीबी नगर स्टेशन पर रुकती है। तो कोई भी ट्रेन या बस या शिप हो तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब हम प्रयोग करते हैं, कॉल मतलब बुलाना होता है, लेकिन कॉल के साथ अगर प्रीपोजिशन एट लगा हुआ है तो इसका मतलब रुकना हो जाता है। कॉल एट का मतलब स्टे करना होता है, एट अ प्लेस फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए कोई भी जगह पे कोई चीज का रुकना होता है। ये खास करके रेफर करते हैं कोई जहाज हो बड़ी, कोई ट्रेन हो, कोई बस हो, गुड्स ट्रेन हो, उनके लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। एट तो लोकेशन बताता ही है। तो जैसा कि पहला वाक्य यहाँ लिखा हुआ है कि मेट्रो ट्रेन जीटीबी नगर स्टेशन पर रुकती है, तो ट्रेन का रुकना है तो यहाँ कॉल एट का प्रयोग कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं, कोई व्हीकल्स के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे मेट्रो ट्रेन, अब ये सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे, वर्ब के जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कॉल्स एट। यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, कॉल्स एट जीटीबी नगर, जीटीबी नगर। ठीक है, तो इस तरह से हमने फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया है, किसी भी टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से हमने ये वर्ब को सिंगुलर रखा है। देखिए दोस्तों अगला जो वाक्य है, उसने चिल्ला कर मुझे बुलाया। जोर देके किसी की आदत होती है ना, चिल्ला के किसी को आवाज देके बुलाते हैं, तो उसके लिए कॉल आउट का प्रयोग करेंगे। देखिए कॉल यहाँ पे वर्ब है, आउट यहाँ पे एडवर्ब है, और दोनों वर्ब का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम फ्रेजल वर्ब कहेंगे। कॉल आउट ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट हम कहाँ लगाएंगे ये देखना है।
हम ऑब्जेक्ट इसके बीच में भी रख सकते हैं, इसके बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर प्रोनाउन हो तब हमें हमेशा इसके बीच में ही रखना पड़ेगा, ये मजबूरी है। उसने चिल्लाकर मुझे बुलाया, तो यहाँ हम लिखेंगे ही कॉल्ड आउट मी। यहाँ पे मैं गलती किया हूँ ऑब्जेक्ट को लगाने में, अब बताइए क्या गलती है। ही कॉल्ड आउट मी बट आई टर्न्ड अ डीफ ईयर। टर्न्ड अ डीफ ईयर का मतलब होता है, ये ईडियम है, इस पे भी मैं आपको सेंटेंसेस बनाऊंगा बहुत सारे ईडियम पे, जैसे फ्रेजल वर्ब खत्म हो जाएगा। तो ही कॉल्ड आउट मी, तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट है मी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका प्लेसमेंट इसके बाद में नहीं होगा। अगर ही कॉल्ड आउट मोहन लिखते, सोहन लिखते, सीता लिखते, गीता लिखते, तब तो यहाँ पे बाद में भी सही है, यहाँ भी सही है। लेकिन अगर प्रोनाउन हो तो यहाँ लिखना है, ये गलत हो जाएगा। तो ही कॉल्ड मी आउट बट आई टर्न्ड अ डेफ ईयर। सही है, उसने मुझे जोर से बुलाया, चिल्ला के बुलाया, लेकिन मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हो तो हमें हमेशा फ्रेजल वर्ब के बीच में ही रखना है उस ऑब्जेक्ट को, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो बाद में। अगला वाक्य देखिए। चलिए अब अगला है कि मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके पास गया था। तो किसी के पास जाने के लिए आप कॉल अराउंड का भी प्रयोग करते हैं या कॉल इन ऑन का भी प्रयोग करते हैं। अगर रास्ते में किसी से मिलना है तो इन दोनों का प्रयोग होता है। कॉल अराउंड मतलब अचानक किसी से मिलने का मन हुआ, आप चले गए। कॉल इन ऑन, रास्ते में किसी का घर है वहां चले गए, दोनों के लिए होता है। तो कॉल अराउंड का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। किसी के पास गया तो कॉल अराउंड लिखेंगे। तो अब कॉल अराउंड के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ, और मैं सारे फ्रेजल वर्ब को लास्ट में हिंदी के साथ मीनिंग के साथ मैं लिख दूंगा, यानी लास्ट में एक ही जगह पे। अभी इसको देखिए, मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी के पास गया था। कौन गया था, मैं गया था। यहाँ पे लिखेंगे आई, और वर्ब यही यूज करेंगे, आई कॉल्ड अराउंड हिम। ये सही है कि गलत है, आप बताइएगा। आई कॉल्ड अराउंड हिम टू गैदर, गैदर मतलब प्राप्त करने, सम इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं डॉक्टर के पास गया, आई कॉल्ड अराउंड द डॉक्टर, आई कॉल्ड अराउंड द नर्स, आई कॉल्ड अराउंड द प्रिंसिपल टीचर, नाउन होता तब तो ठीक था। लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है प्रोनाउन है, तो आई कॉल्ड हिम अराउंड टू गैदर सम इंफॉर्मेशन। मैं उसके पास गया था, आई कॉल्ड हिम अराउंड। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो गलत माना जाएगा। इस बात पे भी ध्यान रखना है, इसके मीनिंग को समझना है, यूसेज को समझना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ये तीन बातों को हमें अच्छे से समझना है। ऑल अराउंड का मतलब किसी के पास अचानक पहुंच जाना। अगला वाक्य है दोस्तों, मुझे दूसरे कार्य के लिए आदेशित किया गया जबकि मैं अपने सहकर्मियों के साथ कुछ कार्य कर रहा था। तो जैसे कोई काम आप कर रहे हैं तो बोलते हैं ना कि कॉल आ गया, आप दूसरे काम के लिए मुझे जाना होगा। तो कोई काम आप कर रहे हैं और इमरजेंसी में उस काम को छोड़ के दूसरे काम के लिए जब जाते हैं तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है कॉल अवे। कॉल अवे का मतलब कोई दूसरे कार्य के लिए आपको आदेशित किया गया है। तो हिंदी मीनिंग के साथ मैं लास्ट में सारा एक जगह दूंगा, वो सबको जरूर याद रखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मुझे दूसरे कार्य के लिए आदेशित किया गया, पैसिव में बनेगा, तो हम ये लिखेंगे आई वॉज कॉल्ड अवे। एक साथ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का कोई असर ही नहीं है, ऑब्जेक्ट पहले ही आ गया है। आई वॉज कॉल्ड अवे फॉर अनदर पीस ऑफ वर्क वाइल, वाइल मतलब उसी समय मैं ये काम कर रहा था। वाइल आई वॉज वर्किंग विद माई कलीग्स। कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी। सही है, आई वॉज कॉल्ड अवे, मुझे बुलाया गया, इमरजेंसी कॉल आया दूसरे कार्य के लिए जबकि उस समय मैं अपने सहकर्मियों के साथ कार्य कर रहा था। ठीक है,
तो हर चीज का ध्यान देखिए देना है कि जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं वो डूअर है या नॉन डूअर है। इस वर्ब का ये नॉन डूअर है, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट ही है। तो इसको पहले रखें, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, सवाल नहीं उठ रहा था कि यहाँ रखें कि बाद में रखें, पहले ही लगा दिया गया है। देखिए अगला जो वाक्य है दोस्तों, क्या मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करूं क्योंकि अभी मैं दूसरे कार्य में व्यस्त हूं। तो दोबारा किसी का कॉल आया लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं दोबारा कॉल करूंगा, तो इसके लिए हम कॉल बैक बोलते हैं। ये कॉमन सा वर्ड है जो आप बार बार यूज करते हैं। तो क्या मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करूं, तो कह सकते हैं कैन आई कॉल यू बैक। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट को सही जगह पे रखा है फ्रेजल वर्ब के बीच में, क्योंकि ये प्रोनाउन था। कैन आई कॉल यू बैक लेटर, लेटर मतलब बाद में या आफ्टर सम टाइम, कुछ भी लगा सकते हैं। कैन आई कॉल यू बैक लेटर एज आई एम बिजी एट वर्क नाउ। सही है, इस तरह से आसानी से बनाएंगे। अच्छा एक सवाल है, तो यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ही देना है, ठीक है। बिजी एट किसी दूसरे कार्य में, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं आई एम बिजी एट अनदर पीस ऑफ वर्क। आई एम बिजी एट अनदर पीस ऑफ वर्क नाउ। देखिए दोस्तों यहाँ पे है मैं घर वापस जाते समय राम के घर जाऊंगा। तो रास्ते में अगर किसी का घर पड़ता है, उसके यहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए कॉल बाई का भी प्रयोग करते हैं। कॉल बाई मतलब किसी के घर जाना, स्पेशली जब किसी का घर या किसी का लोकेशन आपके जाते आते समय कहीं रास्ते में पड़ता है, तब उसके लिए कॉल बाई का प्रयोग करते हैं। मैं घर वापस जाते समय राम के घर जाऊंगा, तो लिखेंगे आई विल कॉल बाई। देखिए राम्स हाउस, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन है, तो हमने लास्ट में लिखा है आई विल कॉल बाई राम्स हाउस ऑन द वे बैक टू होम, ऑन द वे बैक होम। अब यहाँ पे जो होम है ना, ये हमारा एडवर्ब का काम करता है, तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये फ्रेजल वर्ब लिखा है और ऑब्जेक्ट इसके बाद में लिखा है। कॉल बाई स्पेशली तब यूज करते हैं किसी के घर जाना या किसी के दुकान जाना या किसी के लोकेशन पे जाना, जब वो आपके रास्ते में पड़ रहा है, आप कहीं दूसरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और उसी रास्ते में किसी का लोकेशन आता है और आप वहाँ जाते हैं, उसके लिए हम कॉल बाई का प्रयोग करते हैं। यह गाना मुझे अपने गांव का याद दिलाता है। तो याद दिलाना का तो वैसे रिमाइंड करना होता है, लेकिन कॉल अप जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब ही रिमाइंड कराना होता है, स्मरण दिलाना होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है सॉन्ग। दिस सॉन्ग कॉल्स मी अप। देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को हमने बीच में रखा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है। कॉल्स मी अप फॉर माई विलेज। चलिए दोस्तों अगला जो वाक्य है, देर से पहुंचने के कारण मैंने उसे फटकार लगाई। तो फटकार लगाने के लिए जो फ्रेजल वर्ब आप यूज करते हैं वो होता है कॉल डाउन। कॉल डाउन का मतलब होता है फटकार लगाना। वैसे आप चाहें तो कॉल डाउन का सरफेस मीनिंग होगा नीचे बुलाना, और एक और इनर मीनिंग है फटकार लगाना। तो देर से पहुंचने के कारण मैंने उसे फटकार लगाया, यानी कि ही रीच्ड लेट एंड आई कॉल्ड हिम डाउन। लेकिन दो वाक्य ना बना के सिंपल सेंटेंस में इसको हम बनाए पार्टिसिपल से, तो कैसे होगा, रीचिंग लेट। अब लेट कौन पहुंचा था, वह, तो उसको हम पहले लिखेंगे और इसको पैसिव में बना देंगे, ही वॉज कॉल्ड डाउन बाई मी। तो ये सेंटेंस सही हो गया, एक ही इसमें मेन वर्ब रहा कॉल डाउन, और ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि ही, बिकॉज ही रीच्ड लेट, आई कॉल्ड हिम डाउन। ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ पे आ रहा है, दोनों फ्रेजल वर्ब के बीच में। इस बाथरूम को साफ करने की जरूरत है। तो देखिए जरूरत के लिए हम यूज करते हैं कॉल फॉर।
जैसे नीड होता है जरूरत होना, वैसे ही नेसेसिटी। तो इसको वर्ब की तरह यूज करेंगे, देखते हैं। यह बाथरूम को साफ करने की जरूरत है। जो सब्जेक्ट है हमारा ये बाथरूम है, दिस बाथरूम। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, कॉल्स फॉर क्लीनिंग। ठीक है, बिल्कुल सही लगा है। लेकिन अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी बना सकता हूं कि दिस बाथरूम नीड्स क्लीनिंग, एक ही बात है। तो जीरंड जब हो तो फिर प्रीपोजिशन के बाद में ही लगाना है, सही है कि नहीं? क्योंकि कॉल के बाद लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा ना। यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। देखिए अगला है कि मैं आपके माता पिता को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। तो किसी को फॉर्मली अगर आमंत्रित करते हैं तो कॉल ऑन या कॉल अपॉन का प्रयोग करेंगे, सही है। तो यहाँ पे आपके माता पिता हैं तो हम दोनों तक, माता पिता हमारा नाउन होता है, पेरेंट्स। तो इसको हम चाहे तो इसके बीच में भी रखें या लास्ट में रखें, दोनों सही है। तो अगर मैं कहूँ कि आई वॉन्ट टू कॉल योर पेरेंट्स, बीच में रखा है अपॉन द स्टेज। अपॉन का मतलब यहाँ ऑन टू के सेंस में ही हुआ है। कॉल अपॉन या कॉल ऑन टू दोनों सही होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर नाउन हो तो वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में भी रख सकते हैं या फिर बाद में भी रख सकते हैं। देखिए अगला वाक्य है बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए, इट बीइंग रेन। रेन यहाँ नाउन के रूप में यूज हुआ है। द मैच वॉज कैंसल्ड, पैसिव में है और पास्ट इंडेफिनिट में है। उसे उसके चाचा के नाम से बुलाया जाता है, बुलाया जाता था। तो कॉल आफ्टर का मतलब होता है पुकारना, किसी फैमिली मेंबर के नाम से पुकारना होता है। तो पैसिव में बनेगा ही वॉज कॉल्ड आफ्टर, क्योंकि वह रिसिपिएंट है, द नेम ऑफ हिज अंकल। जो उनके अंकल का नाम था उसी नाम से उसे पुकारा जाता था। सही है दोस्तों। बुरा कार्य बुरा ही परिणाम उत्पन्न करता है। तो इसके लिए कॉल फोर्थ का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप एक और फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फोर्थ। इसका मतलब, दोनों का मतलब क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना होता है। बुरा कार्य तो लिख सकते हैं बैड वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब होगा कॉल्स फोर्थ बैड रिजल्ट्स। यहाँ पे रिजल्ट्स जो है ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है। तो ये बाद में लिखा गया है तो भी सही है, बीच में लिखा जाए तब भी। सिर्फ प्रोनाउन हो अगर ऑब्जेक्ट, तब हमें ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन एडवर्ब के बीच में आना चाहिए। अगला वाक्य दोस्तों, मैंने अलमीरा को मरम्मत कराने के लिए बढ़ई को बुलाया। कॉल इन, कॉल इन का मतलब बुलाना होता है, स्पेशली कुछ काम करवाने के लिए किसी को बुलाना, कॉल इन का प्रयोग करते हैं इस फ्रेजल वर्ब का। तो हम यहाँ लिखेंगे मैंने बुलाया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए, आई हैव कॉल्ड इन अ कारपेंटर। कारपेंटर यहाँ नाउन है, कॉल्ड इन के बाद में लिखा गया है। या हम यहाँ ये भी लिख सकते थे कि आई हैव कॉल्ड अ कारपेंटर इन, तो भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन है ना। इसलिए टू मेंड एन अलमीरा, सही है। मैं एक किताब देने के लिए सोहन से मिलने जाऊंगा। तो किसी के यहाँ मिलने जाते हैं थोड़े समय के लिए तो कॉल इन ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो देने जाऊंगा फ्यूचर में है, आप लिखेंगे आई विल कॉल इन ऑन मोहन टू गिव
अ बुक। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाउन है, लास्ट में आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में ये बताया कि फ्रेजल वर्ब तो जानना ज़रूरी है, ये भी जानना ज़रूरी है कि फ्रेजल वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ करें। तो कंक्लूड करके मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो है आप चाहे तो लगाएं, देखिए मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया है, चाहे तो आप लगाएं नाउन अगर है तो प्रीपोजिशन या एडवर्ब के बाद में, या फिर प्रीपोजिशन एडवर्ब के पहले और वर्ब के और दोनों के बीच में। प्रोनाउन हो तो इसमें खास ध्यान देना है कि हमेशा बीच में ही रहे। इसके पहले वाले फ्रेजल वर्ब के वीडियो में बताया कि सरफेस मीनिंग और इनर मीनिंग दोनों का ध्यान रखना है, दोनों तरह से इनका यूज होता है और यही हमारे लिए एक चुनौती बनता है। ये दोस्तों इसमें जो फ्रेजल वर्ब मैंने यूज किया है वो है बैकअप। बैकअप का क्या मतलब होता है वो नीचे लिखा हुआ है, बैक समबडी अप, यानी किसी व्यक्ति के लिए बैकअप का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है सबके सामने उसका समर्थन करना। जैसे कोई मीटिंग है, कोई इलेक्शन है, कोई कॉन्फ्रेंस है और वहां पे आपके सपोर्ट में कोई व्यक्ति सबके सामने आपको सपोर्ट करता है तो तब आप उसके लिए वहां पे बैकअप का प्रयोग करेंगे। और यही बैकअप अगर वस्तु के लिए है तब उसका मतलब हो जाता है कोई चीज को कॉपी करके रख लेना सुरक्षित, जैसे अपने फोन नंबर, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ इसेंशियल्स, उन सारी चीजों का। तो इसमें जो पहला जो वाक्य है कि कल सचिव के चुनाव में मेरा दोस्त मेरा समर्थन किया था, कौन समर्थन किया था? मेरा दोस्त। तो आपको सब्जेक्ट पहले रख के भी बना सकते हैं, माई फ्रेंड बैक्ड मी अप। मी कहां पे आएगा? दोनों के बीच में, क्योंकि ये प्रोनाउन है। बैक्ड मी अप इन द इलेक्शन ऑफ सेक्रेटरी यस्टरडे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, इन द इलेक्शन ऑफ सेक्रेटरी माई फ्रेंड बैक्ड मी अप यस्टरडे। और यस्टरडे को तो चाहे पहले लिखें या बाद में। चलिए अगला वाक्य जरा देखते हैं। अगला जो वाक्य है दोस्तों इसमें भी बैकअप का प्रयोग हुआ है, लेकिन बैकअप का प्रयोग यहाँ पे वस्तु के लिए है। बैक समथिंग अप का मतलब होता है कि कोई इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का कॉपी करके पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव में कहीं पे भी आप सुरक्षित रख लेते हैं, उसके लिए हम बैकअप का मतलब सुरक्षित रखना होता है कॉपी करके। अगर वस्तु के लिए यूज करते हैं तब। तो इसमें मैं क्या सुरक्षित रख लेता हूं? डॉक्यूमेंट्स। कौन? मैं। तो इस तरह से बनाएंगे, ये हमेशा मैं करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा आई बैकअप माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या है? नाउन है, तो हम लास्ट बाद में भी लिख सकते हैं फ्रेजल वर्ब के बीच में ना लिख के। ऑन टू गूगल ड्राइव वंस अ वीक। वंस इन अ वीक बोलेंगे तो भी गलत हो जाएगा, वंस अ वीक मतलब वीकली। ठीक है, तो बैकअप का दो यूज समझा, व्यक्ति के लिए और वस्तु के लिए। अगला जो वाक्य है दोस्तों ये है, अपने कप्तान को पीटता देखकर उसके सारे सहयोगी अपने कदम पीछे कर लिए। सही है, तो इसमें जो हमने फ्रेजल वर्ब यूज किया है वो है बैक डाउन। देखिए बैक डाउन आप कब यूज करते हैं समझना है। बैक डाउन आप तब यूज करते हैं जब आपका जो विरोधी है, आपका जो दुश्मन है, वो आपसे ज्यादा ताकतवर है हर तरह से, और आप नहीं चाहते कि उससे झगड़ा करके नुकसान में चले जाएं, तो आप क्या करते हैं? वहां पे बैक डाउन होना उचित समझते हैं। तो बैक डाउन हम तब यूज करते हैं। तो इसमें लिखा है कि अपने कप्तान को पीटता देखकर उसके सारे सहयोगी अपने कदम पीछे खींच लिए। क्यों? डर करके। तो बैक डाउन हम तब यूज करते हैं। सही है, तो सीइंग द कैप्टन बीइंग बीटन हिज असिस्टेंट्स बैक डाउन। अगला वाक्य देखिए, मैं अपनी गाड़ी को गैरेज में वापस लगाने में सक्षम नहीं हूं। तो कोई गाड़ी या व्हीकल को पार्क जब करते हैं रिवर्स गियर में यानी कि बैक गियर में, तो उसके लिए हम बैक इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे बैक इनटू का मतलब देखिए लिखा है कि गाड़ी को पीछे की ओर गैराज में लगाना, इसको हम बैक इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि मैं सक्षम नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू बैक इनटू माई कार इन द गैराज। सही है, अगला जो वाक्य है वो देखिए। इस वाक्य में दोस्तों मेरा स्कूल पीछे की तरफ से एक मंदिर से जुड़ा हुआ था। तो पीछे की ओर से जुड़ा हुआ है, एक प्रॉपर्टी अगर कोई दूसरे प्रॉपर्टी से अगर जुड़ा हुआ है पीछे की तरफ से, जैसे मेरा मकान
पीछे की ओर से तालाब से जुड़ा हुआ है, या नदी से जुड़ा हुआ है, या कोई प्लेग्राउंड से जुड़ा हुआ है, या टेम्पल से, मॉस्क से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं बैक ऑन टू, मतलब पीछे से कोई चीज कनेक्टेड है। जैसे इस वाक्य में लिखा है कि मेरा स्कूल पीछे की तरफ से एक मंदिर से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ था। सही है। तो बैक ऑन टू, बैक इनटू कब करेंगे, बैक ऑन टू कब करेंगे, तो बैक इनटू हमने किया कि कार व्हीकल को पीछे की तरफ पार्क करना, और बैक ऑन टू तब लगाएंगे जब कोई एक व्हीकल जो है, सॉरी, बैक ऑन टू तब लगाएंगे जब कोई प्रॉपर्टी कोई दूसरे प्रॉपर्टी से पीछे से कनेक्टेड है। तो हम यहां लिखेंगे कि माई स्कूल बैक्ड ऑन टू अ टेम्पल। कितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम बोल लेते हैं जब फ्रेजल वर्ब हमें पता होता है ना। अगला वाक्य देखिए, इस वाक्य में है वह मेरे मुसीबत के समय हमेशा अपने वादे से मुकर जाता है। बड़ा अच्छा फ्रेजल वर्ब इसमें है जो बार बार पूछा जाता है। तो बैक आउट का मतलब हो जाता है, देखो बैक डाउन कब लिखा आपने, बैक डाउन, बैक आउट, बैक ऑफ में हमेशा कंफ्यूजन में हम हो जाते हैं। बैक डाउन डर से पीछे हटना, बैक आउट अपने वादे से पीछे मुकरना, समझ रहे हैं। तो बैक आउट करना यानी कि आपने किसी से कोई कमिटमेंट किया है, कोई प्रॉमिस किया है, लेकिन अब आप किसी भी वजह से आप अपने कमिटमेंट को, अपने वर्ड पे खड़े नहीं हैं, आप पीछे हो रहे हैं, तब बैकआउट यहाँ यूज करना है। तो ये दोस्तों, डर से अगर पीछे हट रहे हैं तो बैक डाउन का प्रयोग करेंगे। वह मेरे मुसीबत के समय हमेशा अपने वादे से मुकर जाता है, तो बैकआउट करता है, हमेशा करता है, वर्ब है, तो ही ऑलवेज बैक्स आउट, ये उसकी हैबिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार बैक्स भी लगाए हैं, देखिए यहाँ बैक्स आउट, ही ऑलवेज बैक्स आउट फ्रॉम हिज वर्ड, वर्ड्स नहीं बोलना है, वर्ड मतलब होता है कमिटमेंट, प्रॉमिस, हिज वर्ड एट द टाइम ऑफ माई एडवर्सिटी, जब भी एडवर्स सिचुएशन होता है, एडवर्सिटी होता है, मुसीबत, सही है, तो वो पीछे हट जाता है। तो देख रहे हैं वाक्य में प्रयोग करने से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि अच्छा, इसको हम सिर्फ मीनिंग नहीं जानना है, हमें यूज में लाना है, और जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो बातें दिमाग में कहीं ना कहीं बैठती है और फिर धीरे धीरे उसको लिखने पढ़ने में यूज में लाते हैं आप। ये जो प्रेजेंटेशन आज मैं दे रहा हूं, ये आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं इस पैटर्न पे वीडियो बनाऊं या फिर किसी और पैटर्न पे, आप जरा सा सोच के बताइए। अगला है, मैं पीछे नहीं हटूंगा भले ही तुम मुझे गाली दो या पीटो। तो इसके लिए कौन सा वर्ड होगा, पीछे नहीं हटना, इसमें कोई ऐसा नहीं है डर से, एक डर से पीछे हटना तो बैक डाउन था, वादे से मुकरना बैक आउट है, लेकिन पीछे हटना बैक ऑफ, प्लीज बैक ऑफ, पीछे हटो। तो इसमें आपको वाक्य में प्रयोग करना है जरूरत के हिसाब से इनका। मैं पीछे नहीं हटूंगा यानी बैक ऑफ नहीं होऊंगा, चाहे तो मुझे गाली दो या पीटो। आई विल नॉट बैक ऑफ वेदर यू अब्यूज और बीट मी। ऑब्जेक्ट एक ही था, मी, तो हमने दोनों वर्ब के लिए अलग अलग ना लिख के अब्यूज मी और बीट मी लास्ट में लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। दो वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट एक हो तो एक ही बार हमें लिखना चाहिए लास्ट में, दो वर्ब का सब्जेक्ट एक हो तो एक ही सब्जेक्ट लिखना चाहिए, दो बार वाक्य में सब्जेक्ट रिपीट नहीं करना चाहिए। ये प्रिसाइज राइटिंग में आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला वाक्य जो है वो देखिए, मैं इस विवादास्पद वार्तालाप से पीछे हटता हूं। तो इसमें भी बैकआउट ऑफ का यूज आप कर सकते हैं। बैकआउट का मतलब तो वादे से मुकरना है, बैकआउट ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी चीज का सुलह कराने जाते हैं, कोई चीज सही तरीके से हो जाए, सहमति सबका बन जाए, लेकिन आपको लगता है कि ये चीजें नहीं होने वाला है, तो आप बैक आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैट, डिस्कशन, कन्वर्सेशन या आर्गुमेंट, आप ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे बैक आउट ऑफ का मतलब होता है कोई सुलह कराने में असमर्थ होने की स्थिति में पीछे की ओर आ जाना, और खाली बैक आउट है तो बाधा से मुकरना, याद रखिए। तो आई बैक आउट ऑफ दिस डिस्प्यूटेबल कन्वर्सेशन, मैं इस विवादास्पद वार्तालाप से पीछे हटता हूं। सही है, मीन्स आई एम गोइंग टू बैक आउट ऑफ दिस डिस्प्यूटेबल कंटेंशियस का मतलब ही वही होता है विवादास्पद चैट, डिस्कशन या कन्वर्सेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो वाक्य है दोस्तों, इसमें है उन्हें अपने बड़ों को पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। तो ये
आप बार बार यूज करते हैं, नहीं देना चाहिए था। तो इसमें आंसर बैक का प्रयोग करिए। आंसर बैक का मतलब होता है किसी को पलट कर जवाब दे देना। तो कई बार होता है बच्चा किसी बड़े को पलट के जवाब देता है या हम लोग किसी को पलट के जवाब देते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो खास करके जब आप रूडली पलट कर जवाब देते हैं बिना कोई सही प्रॉपर मैनर्स में और डिकोरम को मेंटेन नहीं करते हैं, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। तो उसे नहीं करना चाहिए था। ही वॉज नॉट सपोज टू आंसर बैक हिज एल्डर्स, या ही शुड नॉट हैव आंसर्ड बैक हिज एल्डर्स। दोनों तरह से आप बना सकते हैं, सही है। या हम इसको ही आउट नॉट टू हैव आंसर्ड बैक हिज एल्डर्स, ऐसे ही बना सकते हैं, आंसर बैक। अगला जो वाक्य है दोस्तों, इस नुकसान के बाद मैं अपनी पहली वाली स्थिति में आ चुका हूं। इस नुकसान के बाद मैं अपनी पहली वाली स्थिति में आ चुका हूं। तो फॉल बैक का मतलब होता है कि कोई भी हादसा या कोई हिट किया उसके बाद पुनः जहां से आपने शुरू किया था वहीं आगे फॉल बैक होता है, ठीक है, वापस पहली वाली स्थिति में आ जाना। तो इसमें आप बनाएंगे आ चुका हूं, आई हैव फॉलन बैक। देख रहे हैं ना, वर्ब की तरह इसका फॉर्म बदल रहा है, हैव है तो थर्ड फॉर्म, आई हैव फॉलन बैक फ्रॉम दिस लॉस। इस नुकसान की वजह से मैं वापस पहली वाली स्थिति में आ चुका हूं। अगला जो वाक्य है दोस्तों, उसकी दुकान में आग लगने के कारण वह वापस अपनी गरीबी में आ गया है, सही है। तो सेट बैक, सेट बैक का मतलब क्या होता है, ऐसे नाउन के रूप में यूज करते हैं, बहुत बड़ा सेट बैक है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान है, हादसा है। तो सेट बैक का मतलब होता है किसी के गति को या प्रोग्रेस की गति को धीमा कर देना, एक बाधा उत्पन्न करना, उसमें सेट बैक। तो इसमें लिखेंगे कैचिंग द फायर इन हिज शॉप। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ। कैचिंग द फायर इन हिज शॉप हैज सेट हिम बैक इनटू द पॉवर्टी। कौन उसको, उसके प्रोग्रेस को स्लो किया, कैचिंग द फायर इन हिज शॉप। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के रूप में है और उसी के अनुसार हमने वर्ब यहाँ सिंगुलर हैज लगाया है। आपको आज का फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कब बैकअप यूज करना है, कब करना है बैकअप। जब आप कोई व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो समर्थन देना हो जाएगा, बैक आप वस्तु के लिए करते हैं तो कॉपी करके सुरक्षित रखना हो जाएगा, बैक डाउन डर से पीछे हटना होता है, और बैक आउट वादे से मुकरना होता है, बैक आउट ऑफ कोई कन्वर्सेशन वगैरह से वापस आ जाना होता है, और बैक ऑफ पीछे हटना के लिए आप बैक ऑफ का प्रयोग होता है, बैक इनटू गाड़ी वगैरह को पीछे पार्क में लगाना, पार्किंग करना होता है, और बैक ऑन टू कोई प्रॉपर्टी पीछे से कोई दूसरे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, अटैच्ड है, उसके लिए बैक ऑन टू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों पहला वाक्य है, लगता है कि मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाएगी। लगता है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लगता है इट सेम्स। और आपको मैंने बताया कि खराब होना का होता है कोई गाड़ी वगैरह का, इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का एक मीनिंग हो गया गाड़ी का खराब होना, मशीनरी का खराब होना। ब्रेक डाउन का मतलब इमोशनली टूटना होता है। ब्रेक डाउन मतलब वाक्यों को छोटे छोटे कर दो, तोड़ दो ताकि आसानी से समझ में आए। तो सरफेस इनर दोनों समझना है। तो इट सिम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है। तो इनमें से तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाइए, ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाएगी। अब श्योरिटी नहीं है कि सेल भी लगाएंगे तो मैं लगाइए, सिम्स है ना, इट सिम्स दैट माई व्हीकल में हेल्पिंग वर्ब हो गया। दो तरह का हेल्पिंग वर्ब होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मोडाल हेल्पिंग वर्ब। दोनों के अलग फंक्शन है, तीन डिफरेंसेज है दोनों में ब्रेक डाउन रास्ते में, तो इन द वे ना बोल के क्या बोलना है, ऑन द वे। आपने भी ऐसा ही बनाया है तो आप बिल्कुल 100% सही हैं। अगला वाक्य जरा देखिए। अगला वाक्य है दोस्तों कि वार्तालाप के बीच में हस्तक्षेप करने की तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। तो वार्तालाप के बीच में हस्तक्षेप करना, इसको हम कहते हैं ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, यानी कोई बातचीत कर रहा है, चैट कर रहा है और उसके बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं, ब्रेक इन ऑन, इसको कहते हैं इंटरप्ट करना, ब्रेक इन ऑन।
ठीक है। तो जैसे इसको बनाना है कि वार्तालाप के बीच में हस्तक्षेप करने की तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, तो लास्ट में देखिए लिखा है अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं है? हस्तक्षेप करने की आदत। तो वहीं से शुरू करें। हस्तक्षेप करने का क्या हो जाएगा? ब्रेक। तो यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट बना के लिख रहे हैं तो ब्रेकिंग इन ऑन कर दीजिए, जीरंड हो जाएगा। ब्रेकिंग इन ऑन द कन्वर्सेशन, वार्तालाप में इंटरप्ट करने की आपकी आदत इज नॉट अ गुड हैबिट ऑफ योर्स। योर्स यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकता है? नाउन या प्रोनाउन। योर लिखते तो गलत होता। सही है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ब्रेक इन ऑन यानी कि वार्तालाप में हस्तक्षेप करना। अगला वाक्य देखिए, अफवाह बहुत तेजी से फैलता है। अफवाह जो है बहुत तेजी से फैलता है। तो बहुत तेजी से फैलने के लिए ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट का मतलब तेजी से फैलना, अचानक ब्रेकिंग न्यूज जैसे बोलते हैं। ब्रेकआउट का मतलब तेजी से फैलना। तो अफवाह तेजी से फैलता है, अफवाह को कहते हैं र्यूमर्स। र्यूमर्स प्लूरल में लिखा हुआ है, र्यूमर नहीं है तो ब्रेकआउट लिखिए। ब्रेकआउट तेजी से, रैपिडली, या एट अ रैपिड पेस भी बोल सकते हैं। एट अ रैपिड पेस है तो ये हमारा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। प्रीपोजिशन और नाउन पेंड हो जाता है तो ये हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। ये एडवर्बियल वर्ड और एडवर्बियल फ्रेज। ब्रेकआउट, फैलना। देखिए अगला जो सेंटेंस है दोस्तों, मोहन अपनी प्रेमिका से प्यार भरा रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था। तो प्यार भरा रिश्ता को तोड़ने के लिए ब्रेकअप होता है। तो ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रेकअप मतलब नॉर्मल तोड़ने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ब्रेकअप, तोड़ दो, जोर दे के हम बोल रहे हैं ब्रेकअप। लेकिन ब्रेकअप स्पेशली ये जो फ्रेजल वर्ब है ये है कि रोमांटिक रिलेशन को एंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ब्रेकअप हो गया तो इसमें हम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट हमारा है कौन नहीं चाहता था? मोहन। नहीं चाहता था पास्ट में है, डिड नॉट वांट। वांट के बाद इन्फिनिटिव लगाइए, टू ब्रेकअप। किसके साथ? ब्रेकअप का मतलब ही होता है रोमांटिक रिलेशन का समाप्त करना। तो विद हिज बिलव्ड। बिलव्ड का मतलब प्रेमिका। सही है। अगला वाक्य जरा आप बनाइए। देखिए अगला जो वाक्य है दोस्तों, कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा को पार किया है। तो कोई भी बाधा जो आपके जीवन में बहुत लंबे समय से है उसको अगर आप ओवरकम करते हैं तो उसके लिए हम जो प्रीपोजिशन लगाते हैं थ्रू, ब्रेक थ्रू। यानी कि कोई लंबे समय से पेंडिंग प्रॉब्लम चल रहा है, उसको अचानक आप उसके ऊपर विजय हासिल की, उसके लिए ब्रेक थ्रू का यूज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आपने, किसने किया है? सब्जेक्ट है आप। बाधा पार कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। यू हैव के अनुसार देखिए इसका फॉर्म चेंज हो रहा है ना, ब्रेक का ब्रोकन थ्रू हर्डल ऑफ योर लाइफ। सही है दोस्तों। इस तरह से आसानी से आप वाक्य को बनाइए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ पुराने सदस्य अलग होकर एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किए हैं। तो मैं बता दूं कि ब्रेक अवे का मतलब हो जाता है, अवे का मतलब दूर जाना, तो ब्रेक अवे का मतलब होता है सेपरेट होना किसी चीज से, किसी संगठन से, किसी संस्था से। ब्रेक अवे, ब्रेक अवे का मतलब सेपरेट होना होता है। तो हम इसको बना सकते हैं कि टूट के अलग होने के बाद, तो टूट के अलग होने के बाद यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाइए, हैविंग ब्रोकन अवे लगाना है इसमें। हैविंग ब्रोकन अवे फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी सम मेंबर्स, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। सम मेंबर्स हैव फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। न्यू पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। न्यू पॉलिटिकल पार्टी। तो ब्रेक अवे का मतलब सेपरेट होना होता है। ब्रेक अवे फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेक अवे फ्रॉम दिस
पॉलिटिकल पार्टी, सेपरेट होना। देखिए दोस्तों, अगला वाक्य है, अपने जवान बेटे के मृत्यु के बाद वह बुरी तरह से चुकी है, टूट गई है। तो टूटने के लिए, इमोशनली टूटने के लिए मैंने बताया कि ब्रेकआउट का मतलब मशीन का खराब होना, और इमोशनली टूटना भी होता है। और कई बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को छोटे छोटे वाक्यों में करने के लिए ब्रेकआउट कर दो, छोटे छोटे हिस्सों में करो। तो किसके बाद यहाँ एडवर्ब फ्रेज लगाएंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन शी हैज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। ब्रोकन आउट मत लिखिएगा, वही गलती हो जाएगा। ब्रोकन डाउन। मेरे पड़ोसी के घर में कुछ चोरों ने कल रात सेंधमारी किया था। तो सेंधमारी करने के लिए ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। कहीं जलसा हो रहा है, कहीं मीटिंग हो रहा है, जबरदस्ती लोग घुस रहे हैं। लेकिन ब्रेक इनटू लगा देते हैं तो सेंधमारी करने के लिए, घर तोड़ के, दीवार तोड़ के अंदर घुस के चोरी करने के लिए ब्रेक इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब जो लगेगा ब्रेक इनटू। तो मेरे पड़ोसी के घर में कुछ चोर, कौन सेंधमारी किया था? चोर। तो यही हमारा सब्जेक्ट हुआ, सम थीव्स। और कल रात की है तो पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, ब्रोक इनटू माई नेबर्स हाउस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट है ना, कल रात। ये हमारा सही से बन रहा है। तो हिंदी वाक्य में लास्ट में वर्ब होता है, वहां जाके पूछिए कि किसने किया, कौन किया, किसकी बात हो रही है, वही हमारा सब्जेक्ट है, उसी को शुरू में रखेंगे इंग्लिश में। अगला वाक्य है कि मैंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उस बच्चे के मुंह में डाला। तो तोड़कर डालना, तो कोई चीज है, जैसे पेड़ से कोई चीज टूट के अलग हो गया, ब्रेक ऑफ। या कोई चीज को हम फिजिकली तोड़ के अलग कर रहे हैं, ब्रेक ऑफ कर रहे हैं। तोड़ के ऑफ का मतलब जैसे होता है ऑन अटैचमेंट, और ब्रेक ऑफ डिटैचमेंट दिखाता है, तोड़ के अलग करना, तो डिटैच करना हो गया। ठीक है, ब्रेक ऑफ का मतलब हो गया डिटैच करना। तो मैंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ के, तो ऐसे लिखेंगे, कौन तोड़ा था? मैंने तोड़ा था। तो आई, या हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज में भी बना सकते हैं पार्टिसिपल फ्रेज से, ब्रेकिंग ऑफ अ पीस ऑफ ब्रेड। कौन ब्रेक किया? मैं। तो यही सब्जेक्ट हो गया। आई ऐसे भी बना सकते हैं, आई पुट इट into the child's mouth। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ब्रेकिंग ऑफ ईयर। वैसे तो वर्ब होता है, लेकिन हम वर्ब को तो नाउन एडजेक्टिव कुछ भी बना सकते हैं जगह के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया है, हमारा एडजेक्टिव पार्टिसिपल फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज बोलिए, ये सब्जेक्ट है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई ब्रोक ऑफ अ पीस ऑफ ब्रेड एंड आई पुट इट इनटू द चाइल्ड्स माउथ, लेकिन वो फिर हो जाएगा हमारा कॉम्पाउंड सेंटेंस। लेकिन हमें बनाना था इसको सिंपल सेंटेंस में, एक ही वर्ब यहाँ पे रखा है, इसको एडजेक्टिव बना दिया है। ये कला आपको पहले से पता है। अगला जो वाक्य है, किसी भी कैदी का इस जेल से भागना असंभव है। तो कोई भी जेल से भागने के लिए, कोई भी जगह से भागने के लिए ब्रेकआउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे क्या है? असंभव है। तो लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होता है, ब्रेक आउट ऑफ दिस। इम्पॉसिबल किसके लिए इम्पॉसिबल है? फॉर एनी इनमेट। इनमेट का मतलब कैदी होता है, या प्रिजनर भी बोल सकते हैं। इनमेट टू ब्रेक आउट ऑफ दिस प्रिजन। प्रिजन भी बोल सकते हैं, या हिंदी और इंग्लिश में जेल भी बोला जाता है। देखिए अगला जो वाक्य है, कई घंटों तक खेलने के बावजूद दोनों खिलाड़ियों का मुकाबला बराबर पे रहा। तो बराबर पे रहने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक के साथ इवन लगाते हैं, न तुम जीते न मैं हारा। ब्रेक इवन मतलब बराबर पे रहा। तो इसको लिखेंगे कई घंटों तक खेलने के बावजूद। इसके लिए आप इन स्पाइट या डिस्पाइट का प्रयोग कर सकते हैं। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते, इन स्पाइट होता है तो ऑफ लगाते हैं।
डिस्पाइट प्रीपोजिशन है तो जीरेंड लगाएंगे, डिस्पाइट प्लेइंग फॉर आवर्स, डिस्पाइट प्लेइंग फॉर आवर्स बोथ प्लेयर्स क्या रहे, स्टेट ऑन ब्रेकिंग इवन, बराबरी पे रहे। हम ऐसे भी बना सकते हैं कि बोथ द प्लेयर्स ब्रोक इवन, हम इतना ना बोल के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रोक इवन पास्ट में, तब भी सही होता। ये बोल रहे हैं तब भी सही है, दोनों सही है। मैं अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, तो किसी के साथ झगड़ना नहीं है तो इसके लिए झगड़ने के लिए क्वारल के लिए ब्रेक विथ का प्रयोग होता है। तो मैं नहीं करना चाहता तो यहाँ पे लिखेंगे कौन नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता, तो आई डोंट वांट टू ब्रेक विद माय नेबर्स। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज मैंने जो ट्रांसलेशन आपको बताया है वो ब्रेक से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब है उसके ऊपर बताया है। अगले दिन किसी और फ्रेजल वर्ब पे बताएंगे। इस तरह से इस सीरीज में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सारा सॉर्ट आउट आपका हो जाएगा। अपना ध्यान रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।